हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है और पहला वीडियो आपने देख लिया था। ये पार्ट 2 वीडियो का है। पहले वीडियो में हमने बाकी का जो था भूगोल का क्लास 7th का वो हमने कवर कर लिया था। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया था आपको, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, खास करके ज्योग्राफी भूगोल के लिए, तो अगर आप यूपीएससी की या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हैं या आप क्लास 7th का स्टूडेंट है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे कठिनाई होती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और अगेन मैं बता दूं आपको, ये जो हैंड रिटेन नोट्स है ये मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ यूपीएससी का, तो आपको अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। बस आपको वीडियो अच्छे से समझना है और अंत तक देखना है। फिर आपको शायद ही कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद, या फिर कोई भी नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं बिना देरी किए ही अपने वीडियो की तरफ। और जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ पे हम आके देखते हैं। हमने महासागरीय धाराएं तक कर लिया था पिछले वीडियो में। आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना भी है खुद से भी। बाकी मैं आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहला महासागरीय धाराएं के बारे में हम देखते हैं। महासागर की सतह पर निश्चित रूप से जो है एक निश्चित दिशा में बहती है। और ये जो धाराएं हैं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास जो है गर्म महासागरीय धाराएं होती है जो कि ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ध्रुव की ओर बहती है। अब मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था कि आप क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है वो ज़रूर पढ़ ले, जिसमें कि पृथ्वी के जो गोलार्ध है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। और जैसे कि ये 0 डिग्री है जिसको कि भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा के बारे में या फिर विभिन्न रेखाओं के बारे में, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब के बारे में आपको क्लास 6 में अच्छे से बताया गया है। तो आप ज़रूर एक बार पढ़ लें, फिर आपको ये कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ठंडी जल धाराएँ जो है वो ध्रुवों के पास उच्च अक्षांश से लेके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर निम्न अक्षांश की ओर जाती है। ठीक है, जहाँ पे ध्रुव है मतलब कि ये पृथ्वी है, ऊपर 90 डिग्री उत्तरी और नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पाया जाता है। अब यहाँ से जो धाराएं निकलेगी वो जो है निम्न अक्षांश की ओर या फिर उष्णकटिबंध की ओर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेब्राडोर की धारा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जल धारा है जो कि शीत जल धाराएं होती हैं और गल्फ स्ट्रीम बनाती है। गर्म जल धाराएं जो है, जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ पे जो है मछली जो मारते हैं, मछली मारने का सबसे सर्वोत्तम स्थान पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे ठंडी जल धाराएं मिलती है और गर्म जल धाराएं मिलती है वो बीच में जो है कोहरे का क्षेत्र पाया जाता है। उस कोहरे वाले क्षेत्र में जो है एक प्लैंकटन नामक जो पौधा होता है, वो प्लैंकटन नामक पौधा जो वहाँ पे पाया जाता है, वो प्लैंकटन जो है मछली का मुख्य आहार होता है और वो खाने के लिए मछलियाँ आती हैं और मछुआरे के द्वारा पकड़ ली जाती है। इसलिए जो है वो क्षेत्र मछली पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इसका उदाहरण जो है जापान और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आप देख सकते हैं। तो कोहरे वाला मौसम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम दोबारा दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में है। अब ये जो है प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव जो है ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होती है। और उसके बाद जो है वनस्पति की वृद्धि जो है तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके साथ ही ढाल और मिट्टी की परत पर भी निर्भर करती है। अब जहाँ पे उर्वर मिट्टी होगा वहाँ पे घास स्तंभ और जो है पेड़ बड़े बड़े पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि भूमध्य रेखा के पास जो ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे बड़ा पेड़ पाया जाता है। तो आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। वनस्पति को जो है 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। अब ये कांटेदार झाड़ियाँ जो है मरुस्थल भूमि में पाया जाता है। ठीक है, अब वन के प्रकार में हम देखते हैं। वन जो है वे वृक्ष अच्छे तापमान और परिपूर्ण मतलब बेहतर वर्षा वाले क्षेत्र में वन उगता है। और घास स्थल जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। उसके बाद आता है शुष्क क्षेत्रों में जो है कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आप राजस्थान देख सकते हैं। राजस्थान में जो है शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पे बारिश कम होता है तो वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। वृक्ष की जो प्रजातियाँ हैं बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं वन के प्रकार। वन के मुख्य जो है 6 प्रकार है यहाँ पे। और 6 प्रकार में सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा नेक्स्ट जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब कि जो पत्ते गिरा देते हैं एक समय पे आके। और शीतोष्ण सदाबहार वन, उसके बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला शंकुधारी वन। फिर घास स्थल के प्रकार में हम देखते हैं कि पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल,
दूसरा शीतोष्ण घास स्थल और कंटीली झाड़ियाँ, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और आगे डिटेल में इन सब के बारे में बताया गया है। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियो लाने का। और मैं वादा किया हूँ आपसे कि एनसीईआरटी का जो क्लास ज्योग्राफी है, क्लास 7th 8th 9th और 10th जितने भी एनसीईआरटी का जो है क्लास का भूगोल का किताब, उन सब का वीडियो मैं नोट्स के रूप में आपके लिए लाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आता है यहाँ पे, जिसमें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी यह कहलाते हैं और घने और भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे पूरे वर्ष जो है बारिश का मौसम होता है, कभी भी शुष्क नहीं होता और पत्तियाँ जो है पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं। यह सब जो खूबी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की खूबी है। यहाँ पे जो है वृक्ष की प्रजाति में रोजवुड, आबनूस, महोगनी इत्यादि प्रकार की जो वृक्ष है वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ये वृक्ष की प्रजातियाँ आपको याद रखना होगा, क्योंकि कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पे विचार कीजिए, उसके बाद आपको निम्नलिखित कथन पे विचार करने के बाद दे देगा कि निम्न प्रकार की प्रजातियां जो है इन सब का नाम यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ जानवर का नाम दे देगा और उनको आपको टिक करना होगा। तो इस तरह से आपको ये वृक्ष की प्रजातियां याद रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं और शुष्क मौसम में पेड़ों की पत्तियाँ जो है झड़ जाती है, मैंने कि आपको बताया पहले। यहाँ पे जो है वृक्ष की प्रजाति में साल, सागवान, नीम, शीशम जो कि फर्नीचर बनाने में काम होता है, वह सब जो है इस प्रकार की प्रजाति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। जानवर में शेर, हाथी, बाघ, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये जो है इन वनों में पाई जाती है। उसके बाद जो है शीतोष्ण सदाबहार वन है, मध्य अक्षांश तटीय प्रदेशों में स्थित होता है ये, और महाद्वीप के किनारों पर भी पाए जाते हैं, जिसमें कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, चीन, दक्षिण चीन जो है और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। उसके बाद हमारा वृक्ष की प्रजाति आती है। वृक्ष की प्रजाति में बांज, चीड़, यूकेलिप्टिक और दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के जो है यहाँ पे वृक्ष पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन है। ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर मिलते हैं और इसका जो है उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पाई जाती है। शुष्क मौसम में जो है पत्तियाँ झाड़ देते हैं ये, और वृक्ष में जो है बांज, एस, बीच इत्यादि प्रकार की जो प्रजाति है वृक्ष की, वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाएंगे। जानवर में लोमड़ी, हिरन और भेड़िया जो है इन वनों में पाए जाते हैं। पक्षी में फिजेट और मोनाल प्रकार की जो प्रजाति है वो इन वनों में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तर पूर्वी किनारों पर तो पाई ही जाती है। उसके बाद शीतोष्ण और पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं यहाँ पे। वही दक्षिण पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, उसके क्षेत्र जो है अधिकतर यूरोप में है, फिर अफ्रीका में, फिर एशिया के भूमध्य सागर के समीप में, और बाहरी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप भूगोल पढ़ते वक्त एक सबसे ज़रूरी बात जो है, आप एक मैप लेके ज़रूर बैठे। मानचित्र से आपको आसानी से इन सबको मार्क कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैप नहीं है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता, वरना लेकिन मैप रहेगा आपके पास तो आप मैप से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इन सबको मार्क कर पाएंगे कि कहाँ पे यह सब है जगह। ऋतु जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति में शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और वर्षा वाली शीत ऋतु भी वहाँ पे होती है। भूमध्य सागरीय एक स्पेशल प्रकार का है जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, और भूमध्य सागर जहाँ पे है, नीचे अफ्रीका और यहाँ पे यूरोप है, तो इस बीच में जो है भूमध्य सागर है, यहीं पे बगल में काला सागर है और इस साइड और प्रायद्वीप और एशिया पाया जाता है। तो इसी ये प्रजाति जो है यहीं पे इसी आसपास में होता है। बाकी क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में पाई जाती हैं और बाकी ये निम्नलिखित जगह है। बाकी फल में जो है यहाँ पे विटामिन सी प्रकार की जो फल है जितने भी, जिसको सिट्रिक फल बोलते हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू, और यहाँ वन्य जीव थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जहाँ पे वन है वहाँ पे। फिर अंत में आता है शंकुधारी वन, जो कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में जहाँ पे 50 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पाए जाते हैं, वहाँ पे पाया जाता है यह वन, शंकुधारी वन। इसे टाइगा वन भी कहते हैं। और लंबे और काष्ठ, सदाबहार, चीड़, देवदार प्रकार के जो वृक्ष है जो कि कागज़ बनाने में काम आता है, वह सब जो है पौधा पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। जानवर में रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू इत्यादि जो है इन प्रजातियों की संख्या जो है टाइगा वन में पाया जाता है। टाइगा वन अर्थात कि शंकुधारी वन। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं
घास स्थल के प्रकार, ये सबसे अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप एक बार ज़रूर अच्छे से याद कर ले इसको। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सबसे पहला है जिसमें कि भूमध्य रेखा के आसपास उगता है और निम्न से मध्य वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, अर्थात जहाँ पे कम और मध्यम वर्षा का क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक का घास होता है, जैसे कि अफ्रीका के सवाना घास स्थल। यहाँ पे जानवर जो है हाथी, जेबरा और जिराफ, हिरन, तेंदुआ इत्यादि प्रकार के जो है इस घास स्थल में पाए जाते हैं जानवर। नेक्स्ट हमारा शीतोष्ण घास स्थल है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर पाया जाता है ये। यहाँ पे छोटी घास होती है लेकिन पौष्टिक होती है और जानवरों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जानवर यहाँ पे एंटीलोप, जंगली भैंसा और बाइसन इत्यादि प्रकार के जो है जानवर शीतोष्ण घास स्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है कांटी झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं कटीली, वो ये जो है शुष्क रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है, जहाँ पे वर्षा जो है नहीं के बराबर होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, गोभी का मरुस्थल हो गया। तो यह सब क्षेत्र जो है यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी। फिर टुंड्रा वनस्पति, देखो ये दोनों लगभग सेम होता है, लेकिन एक जो है गर्म मरुस्थल, एक जो है ठंडी मरुस्थल होता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के समय विकसित होती हैं ये और ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती हैं, अर्थात जहाँ पे बर्फीली क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे मैंने आपको बताया पृथ्वी जो है ऊपर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है 90 डिग्री। तो ये ध्रुवों के पास जो है ये प्रजाति, वृक्ष की प्रजाति पाई जाएगी और ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। जानवर में है मोटी और फर वाली चमड़ी वाली जो होती है वो जानवर पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है। अगर फर और मोटी चमड़ी नहीं होगा तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सील, वालरस, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये प्रजातियाँ जो है टुंड्रा वनस्पति के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर विभिन्न प्रदेश के घास स्थल, ये एक बार ज़रूर अच्छे से आप रट ले, पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सवाना प्रकार के घास स्थल जो है ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, कंपोस ब्राज़ील में और लानोस जो है वेनेजुएला के क्षेत्र में पाई जाती हैं घास स्थल। फिर पेम्पास अर्जेंटीना में और पेड़ी प्रकार के घास स्थल उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड प्रकार के घास स्थल दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में और स्टेपी मध्य एशिया और डॉन लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, तो ये घास स्थल इंपॉर्टेंट था, आप एक बार अच्छे से वीडियो रोक के ज़रूर पढ़ ले फिर अपने हिसाब से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है मानवीय पर्यावरण। ये जो चैप्टर है यहाँ पे बस्ती और ग्रामीण बस्ती सब के बारे में बताया गया है। ये सबसे आसान चैप्टर है। बस्ती जहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं, ये आपके दिनचर्या और आपके से जुड़े ही, हमसे जुड़े ही चैप्टर है ये, तो हम इसमें ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही आसान यहाँ पे बता दिया गया है। आप एक बार खुद भी वीडियो रोक के पढ़ ले, समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बस्ती जहाँ पे घर बना के लोग रहते हैं। पहले जो लोग थे वो गुफा और कहाँ पे, जंगलों में निवास करते थे, आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। बस्ती जो है दो प्रकार की हो सकती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में जो कुछ समय के लिए और अस्थाई में लगभग काफ़ी लंबे समय के लिए जो रहते हैं वो अस्थाई बस्तियाँ होती है। ग्रामीण बस्ती है जहाँ पे गांव लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन इत्यादि काम जो करते हैं वो ग्रामीण बस्ती होता है। वहाँ पे सघन होता है, सघन मतलब कि आसपास बने घर होता है, वो बस्तियाँ होती हैं। प्रकीर्ण बस्ती जो है जहाँ पे घर दूर दूर होता है वो प्रकीर्ण बस्ती कहलाती है। और ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में और जंगलों में और अति विषम जलवायु में पाया जाता है, जहाँ पे जलवायु बहुत ही कठिन होती है, वहाँ पे इस प्रकार की जो है घर पाए जाते हैं। नगरीय बस्तियाँ मतलब कि जहाँ पे नगरीय लोग व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगे होते हैं, वहाँ पे नगरीय बस्तियाँ होती हैं। अगेन हमारा दूसरा आता है परिवहन। परिवहन के बारे में जो है लोगों के आवागमन मतलब आने जाने और सामान ले जाने के साधन के रूप में जो है परिवहन का विकास होता है। और पहले जो है, पहले दूसरे टाइप का था, जब पहिया का आविष्कार हुआ तो हम बहुत ही कम दूरी तय करते थे, लेकिन आज ऐसा है कि हम मात्र 6 घंटे में यूरोप का सफ़र कर सकते हैं भारत से। नेक्स्ट हमारा है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि भारत का हाल ही का योजना है और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला योजना है, जो कि अभी बन है, कार्याधीन है। ठीक है, अभी काम चल रहा है इस पर। सड़कें हैं, सड़कें मतलब कच्ची भी हो सकती है और पक्की भी। तो यह एक बार पढ़ के देख ले आप एक बार, इसमें कोई समझाने वाला ऐसा टॉपिक है नहीं। रेल मार्ग की बात करें तो ये तीव्रता और कम खर्च में लोगों को आवागमन का जो मार्ग है। और जाइनिंग से लहासा, मतलब ये चीन में एक जगह है जहाँ से लहासा के बीच चलने वाला रेल मार्ग जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका कि सबसे ऊंचा बिंदु है 5072 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से मतलब कि अगर समुद्र है तो उसके तल से पानी का लेवल से जो है ऊंचाई मापा जाता है और जो ऊपर तक जितना होता है वो बिंदु कहलाता है ऊंचाई। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन ये रूस का है रेल मार्ग और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
ये पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, जो कि प्रशांत महासागर तट पर स्थित है, चीन के पूर्वी किनारे के पास में, मतलब रूस के पूर्वी किनारे के पास में, सॉरी। नेक्स्ट हमारा जलमार्ग आता है। अधिक दूरी और बड़े आकार के सामान ले जाने के लिए सबसे आसान होता है और सस्ता साधन होता है, क्योंकि इसमें घिसाव भी कम होता है और कम खर्चा में हम एक दूसरे जगह से पहुंच सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह। प्रकार में कौन कौन सा है? अंतर्देशीय जलमार्ग है। इसके लिए जो है नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है अंतर्देशीयों के लिए, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत में, ग्रेट लेक उत्तरी अमेरिका में और नील नदी अफ्रीका में। ये जो है नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक दृष्टि से है और यहाँ पे आधे से ज़्यादा व्यापार इन्हीं नदियों के द्वारा होता है। समुद्री मार्ग है अगेन दूसरा, जो कि उपयोग जो है व्यापारिक माल और सामान को एक जगह से दूसरे देश ले जाने में सहायता करते हैं, और ये मार्ग जो है पतनों से जुड़े होते हैं। पतन मतलब कि जो जहाज़ का पतन होता है वो, जैसे कि एशिया में सिंगापुर, मुंबई, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, उत्तरी अमेरिका रियो डी जेनेरियो, दक्षिण अमेरिका और डबरन, यह सब जो है महत्वपूर्ण जो है सिटी है जहाँ पे ये पतन पाया जाता है। वायुमार्ग अगेन, वायुमार्ग जो है सबसे दुर्गम जगहों पे हम आसानी से पहुंच सकते हैं, जैसे कि पहाड़ या कोहरा या तूफान से प्रभावित क्षेत्र जो होता है वहाँ पे हम इसमें जो है आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कुप्रभावित भी होती है, क्योंकि कोहरा और तूफान के टाइम में हवाई का परिचालन ठीक से नहीं हो पाता है। आप देखते भी होंगे, संकट के समय में लोगों को बचाने और सहायता देने में सहायता करते हैं। हवाई पतन में मुख्य जो है दिल्ली, मुंबई और न्यूयॉर्क इत्यादि जो है फेमस सिटी है। अब हमारा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो है ये जलराशि की बात की जा रही है यहाँ पे। मुहाना मतलब कि जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसको हम मुहाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, तो इसके बीच में जो पाई जाएगी उन सबको हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहेंगे। फिर भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच को जो है हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इसी प्रदेश से होकर बहती नदियाँ जो है अमेजन नदी है, बहुत सी सहायक नदी आकर इसमें मिलती है, ठीक है। और ये सबसे विश्व के सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करता है अमेजन नदी। जैसे ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला इत्यादि जगहों पे बहती है। नीचे इसका मानचित्र है, उससे हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दक्षिण अमेरिका में कितने? 15 देश है और दक्षिण अमेरिका का ये मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे विश्व का फेफड़ा कहे जाने वाला सबसे बड़ा जंगल जहाँ पे एनिकोंडा वगैरह पाया जाता है, यह जो यहीं पे है, जिसको हम अमेजोन जंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अमेजन नाम की एक नदी भी है, ठीक है। और ये नदी तंत्र सबसे लंबी नदी है, इसमें कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं, अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और दक्षिण अमेरिका की जलवायु जो है सवाना प्रकार की है, विषुवत जलवायु है और प्रेरी जलवायु है। उष्ण उष्ण मरुस्थलीय जलवायु भी यहाँ पे पाई जाती है और शीतोष्ण मरुस्थल जलवायु भी पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके पूर्वी किनारे पे जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर है और ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र था। नीचे हम देखते हैं अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं और परजीवी पौधों के रूप में आर्किड और ब्रोमिलियार्ड जो है वो पाए जाते हैं। पक्षी में डूकन और गुंजन पक्षियाँ इत्यादि प्रकार की पक्षियाँ जो है अमेजन जो ये बेसिन है वहाँ पे पाई जाती है। जानवर में बंदर, स्लॉथ बियर, मगरमच्छ, सांप, अजगर, एनाकोंडा और कॉर्डे मकोड़ा जो होता है मकड़ा वो, और मांस खाने वाली मछलियाँ, ठीक है। यह सब प्रजाति जो है यही जंगलों में पाई जाती है। फसल जो है टेपियको, अनानास और शकरकंद उगाई जाती है यहाँ पे। मुख्य आहार में मेनियोक, कसावा जिसको बोलते हैं, और मक्का और कोको, ठीक है। कोको एक पेय पदार्थ होता है और इसको हम पीते हैं, पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे जो है मुख्य आहार है। कहाँ पे? ये ब्राज़ील की बात की जा रही थी, ब्राज़ील के पास जो हमारा अमेजन जंगल है वहाँ की। आगे हम देखते हैं भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाया जाता है। विस्तार जो है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, और ऊपर अगर 10 डिग्री यहाँ मान ले तो नीचे 30 डिग्री, ऊपर 10 डिग्री यहाँ और 30 डिग्री यहाँ, तो फिर ऊपर में जो है यहाँ इतने बीच में जो है ये विस्तार है इसका, और यहीं पे हमारा भारत भी है, तो इसीलिए इसका विस्तार यहाँ पे बताया गया है। फिर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ अनेक हैं, जिसमें कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी इत्यादि नदी जो है इसी नदी में आके मिल जाती है। विशेषताएं क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान बनाती है, मतलब कि सबसे उपजाऊ डेल्टा जो है उत्तरी भारत में पाई जाती है, जहाँ पे सघन जनसंख्या भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देख लेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये हमारा चीन से निकलने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, और ये तिब्बत के क्षेत्र से पहाड़ से निकलती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी
अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश में आती है और फिर बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। और इधर हमारा उत्तराखंड के पास से गंगा नदी आती है और ये यमुना के पश्चिमी किनारे से होते हुए फिर इसी नदी में मिलती है और नीचे बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। विशेषता क्या है दोनों नदी की? ये चाप झील पाई जाती है यहाँ पे। जलवायु मानसूनी, मतलब जून से मध्य सितंबर तक बारिश होती है और ग्रीष्म में जो है गर्मी और शीत में ठंडा होता है। ये तो हम सब जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी और शीत ऋतु में ठंडा हो जाती है यहाँ पे। जनसंख्या घनत्व अधिक है, मैंने पहले ही बताया। और मुख्य व्यवसाय जो यहाँ पे कृषि है। वृक्ष में पर्णपाती, सागवान, साखू और पीपल जैसे वृक्ष यहाँ पे पाई जाती है। दोनों ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है जहाँ पे भी डेल्टा क्षेत्र होगा वहाँ पे पाया जाएगा और महाद्वीप के किनारों पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जानवर में हाथी, बाघ, हिरन, बंदर और एक सींग वाला गैंडा जो कि असम के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये मुख्य प्रकार के जानवर है। और सुसु नाम की डॉल्फिन पाई जाती हैं जो कि अंधी होती है और अलवंजन में, मतलब जो नमकीन जल नहीं है उसमें पाई जाती है, मीठे पानी में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। मतलब ये माना जाता है कि जिस नदी में जो है ये सुसु नाम की जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो नदी उतना ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो खारे जल में नहीं होता है, शुद्ध जल में पाई जाती है। हालांकि ये जो है डॉल्फिन अंधी होती है, इस कारण से इनका कई बार शिकार कर लिया जाता है या फिर इनकी भारी मात्रा में मृत्यु भी देखी गई है। नेक्स्ट हम दोबारा देखते हैं दूसरा चीज़, शीतोष्ण घास स्थल में जीवन किस तरह से होता है। तो घास स्थल, जिन प्रदेश में घास की अधिकता अधिक होती है, जैसे कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 भाग जो है वो घास स्थल से घिरा हुआ है। और विश्व के घास स्थल को 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक तो पहला शीतोष्ण प्रदेश और दूसरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, प्रेरी प्रकार के घास स्थल जो है पीछे भी हमने बात किया था। ये उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द पेरा से हुआ है जिसका अर्थ है सात। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के क्षेत्र में ये पाई जाती है। पेड़ जो है यहाँ पे पेड़ कम होता है और घास ज़्यादा पाई जाती है प्रेरी प्रकार के क्षेत्र में। 2 मीटर ऊंची घास पाई जाती है और वास्तव में यह एक घास का सागर कहलाता है इसको। पश्चिम में जो है रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक से घिरा है ये। और रेड इंडियन प्रजाति जो है यहाँ पे वहाँ पे निवास करती है। अपाची, क्री तथा पौनी आदिवासी जो है निवास यहाँ पे करते हैं और अधिक मात्रा में वर्षा वहाँ पे होती है। चरम तापमान वाली जलवायु भी पाई जाती है और शीत ऋतु में बर्फ़ की मोटी परत से ढक जाती है। आप एक बार ये पढ़ के भी अच्छे से समझ सकते हैं, बस एक हेडलाइन में यहाँ पे दिया गया है और एक बार पढ़ेंगे आपको तो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो स्थानीय पवन है उसको चिनूक कहा जाता है। ये सबसे गर्म और ख़तरनाक पवन होता है। इसमें लोग, ऐसा माना जाता है कि लोग उसमें बाहर भी नहीं निकलते हैं क्योंकि ये सबसे गर्म पवन होता है उस एरिया में। पेड़ में सरपत, विलो, ऑल्डर और पॉपुलर इत्यादि प्रकार की जो पेड़ है वहाँ पे पाई जाती है। मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ की और मुख्य फसल में मक्का, अन्य फसल में आलू, सोयाबीन और कपास जैसे फसल उगाई जाती है। ठीक है, मवेशी पालने का भी उपयुक्त साधन है और रेंज में विशाल मवेशी फार्म भी है। ठीक है, और देखभाल करने के लिए कॉबॉय होता है वहाँ पे। कॉबॉय मतलब कि एक लड़का जो देखभाल करेगा गायों का या फिर जानवरों का। प्रमुख पशु में बाइसन और अमेरिकी भैंस पाए जाते हैं। अन्य जीव में खरगोश, कायोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। जैसे कि यूक्रेन, आप देखते हैं यूक्रेन में जो है गेहूं का कटोरा कहा जाता है यूक्रेन के क्षेत्र में, क्योंकि गेहूं सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वहीं पे होता है। बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे करोड़ों क्विंटल में लाखों कुंटल, हज़ारों कुंटल में वहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है और विश्व के अधिक जो है यहीं से गेहूँ का जो है अपना आयात करते हैं। अब अन्य प्रमुख उद्योग में दूध उत्पादन होता है वहाँ पे, क्योंकि भैंस वगैरह पाला जाता है वहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी है और औद्योगिक प्रदेश जो है यूएसए के प्रमुख नगर प्रेरी में शिकागो, मिनियापोलिस और इंडियानापोलिस जो है इन जगहों पे जो है ज़्यादातर क्या है औद्योगिक प्रदेश है। और प्रेरी के प्रमुख नगर में एडमोंडस, सैस्काटून, कैलगरी, विनिपेग ये सब जो है इत्यादि प्रदेश का नाम है जो कि प्रेरी के प्रमुख नगर के क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्ड जो कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है, ये घास स्थल का नाम है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल का मैदान है। 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई के बर्मील पठार और डेक्कनबर्ग पर्वतों से घिरा होता है ये।
और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान से उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट में स्थित है। ये दक्षिण अफ्रीका की बात की जा रही है। वहीं पे कालाहारी मरुस्थल है। ऊंचाई कुछ स्थान पर 1600 मीटर तक से भी ज़्यादा होता है। नदियां जो हैं ऑरेंज, लिम्पोपो और इनकी सहायक नदियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये वेल्ड प्रकार की घास स्थल का विशेषता है। जलवायु वहाँ पे नम पाया जाएगा और शीत ऋतु, शुष्क ऋतु और ठंडी ऋतु पाई जाएगी। ठीक है, सबसे ठंडा महीना जो है जुलाई होता है वहाँ पे। और वनस्पति विरल होता है। लाल घास वेल्ड की झाड़ियाँ में पैदा हो जाती है। मिट्टी उपजाऊ नहीं के बराबर होता है वहाँ पे। मुख्य व्यवसाय में भेड़ पालन, लोकप्रिय प्रजाति में मोरिनो भेड़ जो यहाँ पे पालन होता है। दूसरा जो मुख्य व्यवसाय है वो दूध उत्पादन होता है। और खनिज के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि सोना और हीरा का खनन दक्षिण अफ्रीका में अधिक मात्रा में होता है वहाँ पे। और अफ्रीका में हीरा सबसे उच्चम कोटि का माना जाता है वहाँ का, अफ्रीका का। जोहान्सबर्ग विश्व की सब जो है स्वर्ण राजधानी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का खनन होता है। और किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य पेड़ और या वनस्पति में बबूल और मरोला है। मुख्य जानवर में शेर, चीता, तेंदुआ और कुड्डू है। तेंदुआ जो कि हमारे देश में लाया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, आपको पता होगा वो अफ्रीका से ही मंगाया गया था। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं रेगिस्तान में जीवन किस तरह से होता है। तो रेगिस्तान शुष्क प्रदेश है जिसकी वनस्पति विरल और अत्यधिक उच्च होता है। तापमान जो है निम्न। तापमान के आधार पर रेगिस्तान को हम दो भाग में बांट सकते हैं। मैंने बताया आपको गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। और सहारा का रेगिस्तान जो है, जो कि अफ्रीका में है, वो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है और उत्तरी अफ्रीका में जो है पाई जाती है। क्षेत्रफल कितना है आपको? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है भारत का क्षेत्रफल। लेकिन भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा जो है ये मरुस्थल पाया जाता है। 11 देशों से घिरा हुआ ये मरुस्थल अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, मोरक्को, इन सब जगहों पे है जो घास स्थल पाया जाता है। तो ये आप एक अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। मरुस्थल में जो है बालू की विशाल परतों से ढका होता है और चट्टानें पाई जाती है जिसमें जो है कुछ 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है। ये हमारा आ गया अफ्रीका, अफ्रीका का महादेश, जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो है ये हमारा सहारा का मरुस्थल है। यहाँ पे भूमध्य सागर और इस साइड अटलांटिक सागर, यहाँ पे एशिया का अरब प्रायद्वीप और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री ये यहीं से गुजरती है। ठीक है, तो और इसके पूरब में दक्षिण महासागर और ये मेडागास्कर और इस साइड पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से, मैप के हिसाब से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जलवायु जो है गर्म और शुष्क होता है। अल्पकाल में वर्षा ऋतु होती है। दिन बहुत गर्म और रातें बेहद ठंडी होती है। अफ्रीका की तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस रात में पहुंच जाती है। जिस तरह राजस्थान में हमारा, उसी तरह से अफ्रीका में है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन में सबसे ज़्यादा तापमान होता है और रात को वही तापमान बहुत कम हो जाता है। वनस्पति में कैक्टस, खजूर और एकेसिया प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। जीव जंतु में ऊँट, लकड़बग्घा, सियार और लोमड़ी, बिच्छू, सांप की अनेक खतरनाक प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, इन रेगिस्तानी इलाका में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेदुइन और तुआरेग समुदाय के लोग निवास करते हैं अफ्रीका में। और चलवासी जनजाति भी वहाँ पे पाई जाती हैं। और वे जो है बकरी, ऊँट, भेड़ इत्यादि प्रकार के जो है जानवर को पालते हैं और उससे जो है दूध और खाल का उपयोग करते हैं, चमड़ा बनाते हैं और पशुओं के बालों से कालीन और चटाई जैसे जो है कंबल भी बनाए जाते हैं वहाँ पे। फसल में चावल, गेहूँ, जौ, सेम यह सब जो है उगाई जाती हैं। और मिस्र का कपास जो है विश्व प्रसिद्ध कपास है, वो भी वहाँ पे भारी मात्रा में उगाई जाती है और अनेक देशों के द्वारा जो है वहाँ से आयात किया जाता है और वो देश जो है निर्यात करते हैं दूसरे देश को। खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भी पाया जाता है। अफ्रीका के देश जो है विभिन्न देशों को अपना यूरेनियम जो है बिजली बनाने के लिए और विभिन्न मिसाइल बनाने के लिए निर्यात करते हैं। लद्दाख हमारे भारत का एक क्षेत्र, लद्दाख ठंडा प्रदेश और सबसे सुंदर प्रदेश है, लेकिन सबसे खतरनाक प्रदेश भी माना जाता है। हालांकि लद्दाख को एक अलग राज्य के रूप में बना दिया गया, हाल ही की बात है। और ला मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख मतलब देश, मतलब कि पर्वतों का देश को हम लद्दाख कहते हैं। और द्रास जो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जो कि लद्दाख में ही पाया जाता है। ये लद्दाख का मैप हो गया आपका। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस साइड जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख का श्रेणी है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदी है और विश्व की सबसे प्राचीन नदियों में से एक सिंधु नदी भी यहीं पे पाई जाती है। और एक समय था जब सरस्वती नदी भी यहीं से निकलती थी, लेकिन वो सूख चुकी हैं अब।
और इस साइड पाकिस्तान है जो कि सबसे कमीना कंट्री में से एक और चोर कंट्री में से एक है। इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। कई बार हमारा कारगिल युद्ध भी यहाँ पे लड़ा गया और ये हमेशा विवाद वाला एरिया पाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान का कब्जा है इस साइड पीओके पे इस तरफ, और चीन भी अपना कब्जा कर रखा है इस तरफ। तो ये दोनों विवाद हमेशा चलता रहता है। हालांकि कब ख़त्म होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू कश्मीर में जो है बृहत हिमालय में स्थित है। जम्मू कश्मीर बृहत हिमालय में स्थित है और उत्तर में जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पाया जाता है, दक्षिण में जास्कर पर्वत। ये सब एक बार आप देख लेंगे अपने भारत के बारे में है और अच्छे से आप समझ लेंगे। इन सब से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाया जाता है और वनस्पति भी बहुत ही विरल है। सरपत और बिलो प्रकार की जो है प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती है। और ग्रीष्म में जो है सेब और खुबानी और अखरोट जो है ये फल यहाँ पे उगाए जाते हैं। और सेब सबसे अच्छी किस्म का जो है यही जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं और हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमारा पक्षी में जो है रॉबिन, रेड स्टार्स, रेवेन, तिब्बती स्नोकॉक, ये सब पक्षियाँ हैं पाई जाती हैं। पशुओं में भी जंगली भेड़, याक और दूध और मांस के लिए जो है इन सब जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अधिकांश लोग मुसलमान या बौद्ध है और बौद्ध मठ बहुत ही फेमस बौद्ध मठ है यहाँ पे, जैसे कि हेमिस, थिकसे से एवं लामा यूरू, ये जो है बौद्ध मठ है और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठों में से एक है। फसल ग्रीष्म ऋतु में जो है जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम इत्यादि उगाई जाती है यहाँ पे। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 1A जो है यहीं से गुजरती है, जो कि लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए जम्मू कश्मीर घाटी से जोड़ती है। अब पर्यटक स्थल में गोपा दर्शन और घास के मैदान, विभिन्न प्रकार के हिमनद और झील, डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये वहीं पे है सबसे फेमस स्थान। तो आज के लिए बस इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्द ही आएगा एनसीईआरटी का ज्योग्राफी को लेके, भूगोल को लेके। और आपने अभी तक अगर वीडियो को देखा है इम्तनान से तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा ही टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कमेंट करने के बाद आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए ही दूसरा वीडियो आएगा बहुत जल्द। तो मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।